नमस्कार। बिहार की सियासत में ना इस वक्त जबरदस्त हलचल है। सोचिए, चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिली और उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं टॉप लीडरशिप से मिलने। अब इस मीटिंग ने भाई चर्चाओं का एक नया दौर शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी जीत के बाद भी ये बेचैनी क्यों है। चलिए आज इसी राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बात है 22 दिसंबर 2025 की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, ये सब दिल्ली पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में इतनी शानदार जीत के बाद ये पहली दिल्ली विजिट थी और बस यहीं से सारे सवाल शुरू हो गए। तो आज हम किन किन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, क्या इस बेचैनी के पीछे कोई असली वजह है? दूसरा, ये जो एग्जिट प्लान की बातें हो रही हैं, क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई बदलाव होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं उन चुनावी नतीजों को जो इस पूरी कहानी की जड़ है। हुआ ये कि नवंबर 2025 के चुनाव में एनडीए को मिली जबरदस्त जीत, 243 में से 202 सीटें, मतलब एकदम क्लीन स्वीप। अब ये आंकड़े तो एक बहुत ही मजबूत और स्थिर सरकार की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर सवाल उठ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि कहानी आंकड़ों के अंदर छिपी है। इन नतीजों ने ना गठबंधन के भीतर का पूरा पावर बैलेंस ही बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी बड़े भाई बन गई और जेडीयू 85 सीटों पर रह गई। और बस यही बदला हुआ समीकरण है। यही वो असल वजह है जिसके कारण इतनी अटकलें लग रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं। कह सकते हैं कि पावर का सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो गया है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है ना, कि जीत इतनी बड़ी है फिर भी स्टेबिलिटी पर सवाल क्यों? और इसी सवाल का जवाब हमें उन अफवाहों तक ले जाता है जिन्हें एग्जिट प्लान कहा जा रहा है। तो अब जरा इन अफवाहों को करीब से देखते हैं। आखिर ये एग्जिट प्लान है क्या, जिसकी चर्चा दिल्ली मीटिंग के बाद से जोरों पर है? इस आग में घी डालने का काम किया है विपक्षी दल आरजेडी ने। उनके सूत्रों से खबर आ रही है कि खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी ने सीएम बदलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के दावे हैं कि 3 से 6 महीने में नीतीश जी इस्तीफा देंगे, बीजेपी का सीएम बनेगा और शायद नीतीश जी के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और दूसरी तरफ है एनडीए का जवाब। उनका कहना है कि यह सब बकवास है, सिर्फ अफवाहें हैं, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश कुमार जब तक चाहें मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो भले ही नेता इन बातों को खारिज कर रहे हों, लेकिन चर्चा तो शुरू हो ही गई है कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक बीजेपी के पास कई दमदार चेहरे हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा, जिनके पास अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। फिर हैं सम्राट चौधरी, जो एक युवा और आक्रामक ओबीसी कुर्मी चेहरा माने जाते हैं। रेणु देवी हैं, जो महिला और अति पिछड़ा वर्ग दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और रामकृपाल यादव भी हैं, जो एक सीनियर लीडर हैं और यादव समीकरण के लिए फिट बैठते हैं। और हाँ, आरजेडी के दावों में एक और नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, तो ये बात अभी तो सिर्फ एक अटकल ही लग रही है। अच्छा, बहुत हो गई अफवाहें और अटकलें। अब जरा उन बातों पर आते हैं जो असल में हुई हो सकती हैं। मतलब इस दिल्ली मीटिंग का असली एजेंडा क्या था? शायद यहीं से हमें आगे का रास्ता साफ दिखे। तो देखिए, जो खबरें अंदर से आ रही हैं उनके मुताबिक ये मीटिंग कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं, बल्कि एक सीरियस स्ट्रेटेजिक सेशन था। इसमें बिहार के फ्यूचर पर बात हुई, जैसे कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा, आने वाले राज्यसभा चुनावों का क्या करना है, और सबसे जरूरी 2030 के लिए बिहार का रोडमैप क्या होगा। और इस पूरी चर्चा के सेंटर में था 7 निश्चय पार्ट 3। ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2025 से 2030 तक बिहार को बदलने का एक पूरा खाका। लक्ष्य बहुत बड़े हैं, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख करोड़ का निवेश और हर इंसान की आय को दोगुना करना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए करीब 2.45 लाख करोड़ रुपए। इतना बड़ा अमाउंट, जाहिर है ये बिना केंद्र सरकार की मदद के मुमकिन नहीं है। और इसीलिए सेंटर और स्टेट के बीच तालमेल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? बिहार की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि भले ही चेहरे वही दिख रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी है। पहले जेडीयू प्रमुख दल थी, अब बीजेपी वरिष्ठ सहयोगी है। पहले नीतीश कुमार निर्विवाद चेहरा थे, अब वो सीएम तो हैं, पर डायनामिक्स बदल गए हैं। फोकस अब सिर्फ सामाजिक समीकरणों से हटकर विकास और 7 निश्चय पर आ गया है। और हाँ, इस नई बिसात पर एचएएम और एलजेपी-आरवी जैसे छोटे सहयोगियों का वजन भी बढ़ गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये एक मजबूत गठबंधन की नई शुरुआत है, या फिर ये सत्ता के संघर्ष का बस पहला चैप्टर है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।
जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, ये बहुत जरूरी होगा कि हम तथ्यों और अफवाहों के बीच का फर्क समझें, क्योंकि राजनीति में अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन असली तस्वीर धीरे धीरे ही साफ होती है। देखते हैं बिहार का ये नया अध्याय कौन सा मोड़ लेता है।